beginning with current affairs class. Today we are starting with environment and ecology. Okay, we are starting with environment and ecology. Be very clear that UPSC in the syllabus itself has provided that you do not need special knowledge of this subject. Okay, UPSC has very clearly defined that you do not need special knowledge. So the questions that will be coming from environment and ecology, that questions will be very general. Okay, the questions will be very general. आप ये मत सोच के चलिए कि आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि अगर इतनी डिटेल में पढ़ेंगे तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी is one of the most difficult subject, because people are doing their BTech in this subject, people are doing their masters in this subjects. ठीक है, MSc environment भी होती है, BSc environment भी होती है, BTech भी होती है, MTech भी होती है, PhD भी होती है ना, and it includes so many different areas. तो अगर आप स्पेशल नॉलेज के पीछे भागेंगे तो कभी भी खत्म नहीं हो सकता एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. प्लस every year approximately 15 questions are being asked for environment and ecology. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये 15 के 15 अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है 10 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो यू आर प्रिपेयरिंग इन अ रॉन्ग वे. आपका टारगेट ये है कि इस 15 में से हम मैक्सिमम जितने कर पाए as per the limited syllabus that we have identified for ourselves, that will be sufficient. क्योंकि इसमें 15 में से 15 गलत होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, because this subject is very technical. ठीक है, तो आपको जितने करने हैं, 10 करने हैं, 12 करने, 15 करने, 5 करने हैं, you make sure that you know the details of it. ठीक है, इसमें आप गेस ना करें, that will be very good for you. ठीक है, in environment and ecology I will not suggest you to guess anything. ठीक है, I will not suggest you to guess anything. क्यों? क्योंकि this is factual. This is factual. और factual में guess नहीं लगते. जैसे for example, when was the Rio summit held? The first Rio summit. When was it held? Year. बताओ, guess कर सकते हो? (1992) है ना. अब ऑप्शंस अगर 1992, 1993 है, या फिर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में लिखा है द रियो समिट इट वाज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट रियो समिट 1990. अगर आपको ईयर नहीं पता है तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो गेस नहीं करना है, यू नो इट और यू डोंट नो इट. इस सब्जेक्ट में ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, इसलिए वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस टॉपिक. यहां तक समझ में आ गया हम लोगों को? वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. नाउ पॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉल्यूशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉल्यूशन? The substitute particles of different oxides in an environment. वेरी गुड, वेरी गुड. ये आप कौन से पॉल्यूशन बता रहे हैं बेटा? कौन सा पॉल्यूशन बता रहे हैं आप? ये हाँ, ये तो आप एयर पॉल्यूशन बता रहे हैं ना. मैंने फिर पूछा पॉल्यूशन. हाँ सर, कोई भी अनडिजायरेबल हार्मफुल एलिमेंट्स अगर होते हैं एनवायरनमेंट में तो उसको पोल्यूशन बोलते हैं. कोई भी अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट के जो एलिमेंट्स ऐड होते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन भी आ सकती है. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से बेसिक डेफिनेशन भी आ सकती है. नाउ यू ऑल नो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया.
There is a problem of air pollution in India. The biggest problem that we face every year is smog. ठीक है? What is smog? Mixture of smoke and fog. Very good. Mixture of smoke and fog. ठीक है? Smoke and fog is smog. ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किस एरिया में होती है? Urban. अर्बन एरियाज में. इंडिया के एरियाज में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है स्मॉग की, पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर रीजन. ठीक है? दिल्ली एनसीआर रीजन. दिल्ली एनसीआर रीजन में स्मॉग की प्रॉब्लम क्यों है इतनी ज्यादा? क्यों है इतनी ज्यादा? आप बोलोगे व्हीकल पोल्यूशन, यानी इसका मतलब दिल्ली में सिर्फ व्हीकल चलते हैं, है ना? बेटा हम ये नहीं पूछ रहे कब, हम पूछ रहे क्यों. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से भी. लेकिन इंडस्ट्री तो और बहुत जगहों पर है. क्वेश्चन यही आ सकता है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन. सिंपलेस्ट क्वेश्चन कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग इन दिल्ली इज बिकॉज ऑफ So burning of the paddy fields. हाँ जी, बर्निंग ऑफ Paddy crops. पैडी क्रॉप्स. नहीं बेटा, पैडी क्रॉप्स नहीं करते, उसके बाद जो बचता है वो बर्न करते हैं. पैडी क्रॉप्स बर्न करेंगे तो फिर उनको ग्रो करने का पर्पस क्या हुआ, है ना? तो स्टबल बर्निंग. Stubble burning. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन. ठीक है, स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द रीजन. यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्टबल बर्निंग वन ऑफ द रीजन. वेरी गुड. अच्छा, इस स्टेटमेंट का आंसर दिए. पहला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, हम आपको बस बैकग्राउंड बता रहे हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी है. हैव यू हर्ड ऑफ EPCA, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसी? EPCA, आर यू अवेयर ऑफ दिस? हाँ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी. आर यू अवेयर ऑफ दिस? सर वाई स्टबल बर्निंग ओनली इन दिल्ली? नहीं बेटा, दिल्ली में नहीं होती है. दिल्ली के आसपास एरिया, ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है ना दिल्ली के आसपास. वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट है ना? वेरी गुड. EPCA के बारे में सुना है? चलो, एक स्टेटमेंट अगर आता है दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी was working under the oversight of Supreme Court, true or false? True. 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 True है, सब लोगों को ट्रू लग रहा है? Yes. वेरी गुड. तो इट वाज अ अथॉरिटी सेट अप बाय सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. अच्छा, अब बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए दे आर हैविंग ऑल द रिसोर्सेस टू हैंडल दैट? इज इट एन अप्रोप्रिएट एजेंसी टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन? नहीं. तो फिर कोई एक एजेंसी होनी चाहिए जो इस चीज को फोकस करे. हाँ ना, है ना? तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए? वेरी गुड. तो आपने आज ये मांगा तो आपको मिल गया. So there is a commission that is set up called as National Commission for Air Quality Management. A commission is set up, National Commission for Air Quality Management. अब आपको पढ़ने से पहले ही समझ में आ गया ये किस चीज को टैकल करने के लिए है. प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली NCR, है ना? The problem is mainly because of the stubble burning, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराली. You must have heard of this term. ठीक है. वेरी गुड. और इसने किस एजेंसी को रिप्लेस किया है? इसने किस एजेंसी को रिप्लेस किया है? EPCA. ये चीजें अगर तीनों स्टेटमेंट आते हैं तो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट. यहां तक समझ में आ गया?
वेरी गुड। तो अब न्यूज पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक। तो रिसेंटली अब क्या है, ये जब कंटेंट बिल बना था तो तब इट वाज अ बिल। इन दिस मॉनसून सेशन दिस बिल वाज पास्ड, ठीक है, इन द मॉनसून सेशन दिस बिल बिकेम एन एक्ट, तो इट इज फंक्शनल नाउ। आपको नोट्स में बिल है लेकिन दिस इज नाउ एन एक्ट, ठीक है। तो एक ऑर्डिनेंस आया था इन द ईयर 2020, ठीक है, अक्टूबर, दिस इज द टाइम ऑफ दिवाली, एवरी ईयर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्मोक इन दिल्ली, particularly around the month of October or November, ठीक है। So there was an ordinance that promulgated to establish a commission for air quality management. Now that commission is given statutory status. That commission is given statutory status. So पहला statement will be National Commission for Air Quality Management is a statutory body. Yes. ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये किस लिए है? इट इज फॉर मेंटेनिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज, यानी कि एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ओके, इट इज नॉट फॉर होल कंट्री, इट इज ओनली फॉर एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ज्योग्राफिकल रीच समझ गए हैं? ये क्यों लाया गया ऐसा ऑर्डिनेंस? बिकॉज bill was provided to make sure that the stubble burning is not criminalized. Because of this stubble burning there was various legal measures जहां पे stubble burning को criminal offense बना दिया था। Now if the farmers are penalized for stubble burning, that may not be due to their criminal intent, and कोई भी crime में सबसे जरूरी चीज होती है intent। किसी भी चीज को क्राइम प्रूव करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटेंट। अ क्राइम कमिटेड इन इनोसेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग और बिकॉज ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हीनस क्राइम, ठीक है। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इसीलिए इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है। इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड एंड जो पेनल्टी थी फॉर स्टबल बर्निंग इंक्लूडिंग द जेल टर्म्स वो हटा दी। अब इसके थ्रू क्या हुआ है, एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन फीस लगाई गई है। काम वही है। अब मान लीजिए आपने कूड़ा फैलाया तो आपको पेनल्टी लगे, नहीं आपने कूड़ा फैलाया तो आपको स्वच्छ भारत सेस देना पड़े, काम एक ही है, लेकिन नाउ इट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल कंपनसेशन फीस। किसको देनी होगी? दोज हु आर एंगेजिंग इन स्टबल बर्निंग। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप पैसा दे रहे हैं आप स्टबल बर्न कर सकते हैं, दैट विल बी लीगल नाउ, दैट विल नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस कमीशन का पर्पस क्या है? पहला, टू रिप्लेस ईपीसीए to ensure air quality management in the NCR and the adjoining areas and to provide a statutory backing for the pollution control in that, ठीक है। ये जो कमीशन है, it will also supersede the central and state pollution boards of Delhi, Punjab, Haryana and UP, यानी कि इनके ऊपर it will be having oversight, okay। अब इसकी पावर्स देख लेते हैं क्या क्या है। Composition and powers. Composition क्या होगी? It will be headed by a full-time chairperson who has been a secretary to the government of India or chief secretary to a state government, ठीक है। तो there will be a government appointee, इसमें judicial कोई member नहीं है। अगर ये है कि it is replacing EPCA तो आपको लगेगा कि judicial members होंगे, तो it does not have judicial members. First thing. Second, the post will be held for 3 years or the person reaches 70 years, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, who has been है, who is नहीं है, who has been, ठीक है। तो यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट। अब position will be held for 3 years or 70 years where the person reaches the age of 70, ठीक है। Third thing, it will also have members from various ministries as well as various stakeholders states,
यानी कि ये कमीशन सिर्फ दिल्ली का नहीं होगा, ये कमीशन सिर्फ हरियाणा का नहीं होगा, ये कमीशन सिर्फ पंजाब का नहीं होगा. दैट विल बी a all India level commission established to focus upon NCR and adjoining areas, and the states will be a party to the commission. ठीक है. It will also have experts from Central Pollution Control Board and ISRO and civil society. क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसरो को हटा देंगे. अगर ये आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप बोलोगे अरे इसरो का ये काम थोड़ी होता है. ठीक है. तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इसरो एंड सिविल सोसाइटी, इनके भी एक्सपर्ट्स हैं. पावर्स एंड फंक्शन क्या है? पहले तो स्टेट्स को डायरेक्शन बताएंगे. ठीक है. दे विल प्रोवाइड डायरेक्शन टू द स्टेट जिससे कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल करे. कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एयर क्वालिटी, दिस कमीशन विल हैंडल दोस कंप्लेंट्स. दिस कमीशन विल हैंडल दोस कंप्लेंट्स. This commission will also be in charge of identifying violators, monitoring factories and industries and any other polluting unit in the region. And इनके पास और क्या पावर है? It also has the power to shut down those units. सिर्फ identification नहीं, it has the power to shut down those units also. यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक very important function of this is that it will have the power to overrule directives issued by the state government in the region that may be in violation of pollution norms. अगर मान लीजिए कोई स्टेट हरियाणा या यूपी या पंजाब बोलता है कि स्टबल बर्निंग will not be penalized or there should not be any environmental compensation fees, तो overrule कर सकता है एयर कमीशन और द सेंट्रल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. समझ में आया? यस, नो, यस, वेरी गुड. कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? सो क्लियर हो गया? वेरी गुड. नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सुना है ना? वेरी गुड. कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? ऑप्शंस दे देते हैं. ठीक है. ऑप्शन वन SO2, ऑप्शन 2 CO2, ऑप्शन 3 CO, ऑप्शन 4 PM10. ठीक है. ए ऑप्शन है 1, 3 and 4. बी ऑप्शन है 2, 3 and 4. सी ऑप्शन है 1, 2 and 4. डी ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4. बताइए. सी. Sir, A, 1, 3 and 4. बताइए. Yes, sir. सर सी होगा 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. डिसाइड कर लो, और कोई जल्दबाजी के मार्क्स नहीं है, हम आपको इंडेक्स ही दिखा देते हैं. ए ए ए ए ए. ठीक है, सब लोग ये बोल रहे हैं. ठीक है, तो आंसर तो ए ही है. ठीक है. अब देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर. इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको याद कर लीजिएगा. PM10, PM2.5, NO2,
ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लेड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सब चीजें आइडेंटिफाई होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज डिवाइडेड इनटू 6 categories: good, satisfactory, moderate, poor, very poor and severe. Good, satisfactory, moderate, poor, very poor and severe. Okay, 8 pollutants क्या हो गए? PM10, PM2.5, NO2, SO2, ओजोन, अमोनिया, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे जरूरी याद करने की चीज क्या है इस सब में? सबसे जरूरी चीज जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो कौन सी चीज है याद करने की? बताओ 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 बताओ। So ozone is considered as pollutant and carbon dioxide is not considered. नहीं नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है कि हमारी इंडेक्स का जो मीटर है वो टूट जाएगा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक बात बताओ, सुनो समझो। ह्यूमन बॉडी से हम रेगुलरली क्या एक्सेल करते हैं? करते तो अमोनिया भी है लेकिन रेगुलरली नहीं करते, ठीक है? करते तो अमोनिया भी रेगुलरली नहीं होते। जिनको ये समझ में नहीं आया, जो कोई नहीं, बायोलॉजी आप लोगों की थोड़ी कमजोर है, ठीक है? तो लेकिन CO2 तो हम रेगुलरली एक्सेल करते हैं। और सोचो CO2 पर बॉडी इनटू 1.34 बिलियन, कितना मेजर करोगे? कौन सा पैरामीटर, कौन सी यूनिट में करोगे मेजर? बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए CO2 मेजर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज CO2 इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। तो वो मेजर करना हमारे लिए, क्योंकि चेंज कितना चेंज होगा पता नहीं लगेगा ना, चेंज कितना होगा हमें नहीं पता लग रहा है, बिकॉज इट इज इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, आप बोलोगे इतना तो नाइट्रोजन में, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है बेटा। सबसे ज्यादा आप बोलोगे एटमॉस्फेयर में तो कितना 79% होती है ना नाइट्रोजन, है ना? लेकिन वो 79% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो पेपर के टाइम पे ख्याल अभी आ रहा होगा, ख्याल हम बता रहे हैं ना, ये आया होगा किसी के दिमाग में कि नाइट्रोजन भी तो होती है, वो तो 79% होती है। आया कि नहीं? सच बताओ, जिस क्या आया वो खुद ही बताएं कि ये आया था, और अगर आया फिर भी एटलीस्ट आप कोशिश अच्छी कर रहे हैं समझने की चीजें। अगर इतना भी सोचा तो बहुत अच्छा सोचा, ठीक है, लेकिन वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है ना? समझो, ऑक्सीजन अगर एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? क्या हमारे बच्चे नीले नीले होते हैं सारे? नहीं, वो व्हाइट वॉकर्स के होते थे, है ना? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होने से। तुम्हारे नीले नीले बच्चे तो नहीं होते हैं, वो तो नीले नीले अंबर पे होता है ना? बच्चे तो नहीं होते नीले नीले। समझो, याद करने का तरीका है, हर चीज को लिस्ट करना पड़ता है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड, ये याद कर लिया। कौन सी बॉडी रिलीज करती है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? CPCB। CPCB CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन मार्क के फुल स्टॉप? सब फुल स्टॉप, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वेरी गुड, आंसर आपके सही होते हैं, ठीक है? आंसर में आपकी गलत नहीं होता, आपके आंसर 99% सही होते हैं, बस उसमें क्वेश्चन मार्क वाला फील आती है। चलिए, हाँ, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत बातचीत नहीं। कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं है? ये 8R क्या है यहाँ, मतलब एवरी 8 आवर में कितना चेंज आया है वो आइडेंटिफाई कर, और ये होती आर्ली बेसिस पे है अपडेट। मतलब 24 आवर्स सर्विलेंस होगी, हर एवरी 24 आवर दे विल
measure this every 8 hours, they will measure these. ठीक है, क्योंकि जो जितनी डेंजरस है ना उसको ज्यादा मेजर करना होता है. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा उससे? asphyxiation. हाँ, इट इज अ पॉइजनस गैस. ये दोनों ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों पॉइजनस गैस है. तो ये बढ़ गई तो दैट विल बी वेरी डेंजरस. इसीलिए इनको 8 आवर्स में मेजर करते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? और कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? वेरी गुड. पक्का देख लो फिर. चलो, पक्का कोई डाउट नहीं है, बता दो. फाइनल फाइनल पक्का कुछ नहीं है. चलो, ये जो PM10 है और ये PM2.5 है, ये 2.5 और 10 क्या है? So particulate matter की sizes हैं. किस यूनिट में है? Micrometers. वेरी गुड. माइक्रोमीटर क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? So full stop. वेरी गुड. ये माइक्रोमीटर्स में, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ गया PM particulate matter 10 और 2.5. in this 2.5 represent the unit of the or the size of the particulate matter in meters. और आपको वो सब ठीक है, 2.5 और 10 तो पढ़ा नहीं था. होता किस साइज में? तो माइक्रोमीटर्स में होता है, याद रखिएगा. एनवायरमेंट इकोलॉजी से ये बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली कोई बातचीत नहीं है ना? चलिए, एयर पोल्यूशन से और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जो इंडेक्स वाला है ये आ सकता है. ठीक है, कितने पैरामीटर्स में मेजर होती है? 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ना? 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. याद करने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी होती है. 6 बस याद रखिए, 6 होती है. 8 pollutants and 6 categories. उल्टा क्योंकि स्टेटमेंट आ सकता है. इट मेजर्स 6 pollutants and divide that into 8 categories. ओके, चले आगे. क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड. स्टेटमेंट का आंसर दीजिए. इन या क्वेश्चन का आंसर. Environmental impact assessment was provided under which act? Option A, Water Pollution Act 1972. B, Environmental Pollution Act 1986. C, EIA Act 2006. D, National Green Tribunal Act 2010. Environmental Protection Act 1986. ठीक है, पक्का? हाँ, पक्का? Sir, C. C, EIA Act 2006. Very good. आंसर है बी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, 1986. तो नेक्स्ट टॉपिक आप समझ गए क्या आने वाला है, यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट. लेट अस गो टू द न्यूज़. The Environmental Ministry has released the standard operating procedures for the violation of the environmental norms. कि अगर किसी को environmental norms violate नहीं करने हैं, they have to work under the ambit of the law, what all will be the rules and regulations. ये ऑर्डर का किसके बेसिस पे है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2021 में they gave certain directives to the ministry, and on the basis of which the ministry has released the SOPs, standard operating procedure. ठीक है, अब इन्होंने क्या इंक्लूड करे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग 2 कैटेगरीज ऑफ वायलेटर्स. पहला, जो दोज आर वर्किंग विदाउट क्लियरेंस. एक तो वो वायलेटर्स है ना, एक तो वो वायलेटर है, हमको क्या जरूरत है क्लियरेंस लेने की. एक तो वाले वायलेटर होते हैं, एक होते हैं क्लियरेंस लेते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ और करते हैं. ठीक है, तो इट हैज प्रोवाइडेड द SOPs फॉर 2 टाइप्स ऑफ वायलेटर्स. ओके, समझ रहे हैं? वेरी गुड. तो
पहले वायलेटर्स कौन है? दोज हु आर नॉट ऑब्टेनिंग एनी क्लियरेंस। तो ये वायलेशंस कौन सी होती है? कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट which are started or which began without having any clearance, or for those projects which are not permissible to give environmental clearance. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको आप क्लियरेंस दे ही नहीं सकते, वो प्रोजेक्ट्स, और सम प्रोजेक्ट्स which started without the clearance, and those projects they will not be allowed. They will be having, यहां तो ये तो अलाउड ही नहीं हो सकते, ये तो शट डाउन हो जाएंगे इमीडिएटली, और ये वाले विदाउट किसी पेनल्टी के स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, परमिसिबिलिटी किस बेसिस पे होगी? ठीक है, कि वेदर द एक्टिविटी वाज एलिजिबल फॉर क्लियरेंस और नॉट। ये वाली भी बिना क्लियरेंस के, तो पहले सबसे पहला काम ये आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस शुड बी अलाउड और नॉट, पेनल्टी फिर उसके बाद। समझ में आया? पहले क्लियरेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। जिन्होंने क्लियरेंस नहीं ली है, सबसे पहले दे विल आइडेंटिफाई दैट दीज एरियाज वेदर दे आर एलिजिबल फॉर क्लियरेंस और नॉट। ठीक है, आपको हम शेयर करते हैं, शेयर खुद ही भेज देते हैं। चलिए, ये साथ साथ आप देखते भी रहिए ना क्या पढ़ रहे हैं हम। एक सेकंड दीजिए, अभी शेयर करते हैं। पहुंच गया आप लोगों के पास? पहुंच जाएगा। चलिए, तो यहां तक हमें क्लियर समझ में आया दैट जो प्रोजेक्ट्स जिनके पास क्लियरेंस नहीं है, they will be identified, not that whether they should be given clearance or not। सबसे पहले
क्या ये वर्दी है क्लियरेंस मिलने के? अगर नहीं है तो इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाएगा, और अगर दी जाती क्लियरेंस तो किस बेसिस पे दी है। इसका एग्जांपल भी एक दिया है कि मान लीजिए कोई रेड इंडस्ट्री मतलब एनी इंडस्ट्री दैट इज हैविंग पोल्यूटेंट्स इन द पोल्यूशन इंडेक्स ओवर 60 एंड अबव, ठीक है। those industries they are not allowed to function in the coastal regulation zone. coastal regulation zone के बारे में सुना है? coastal regulation zone के बारे में सुना है? क्या होते हैं coastal regulation zone? क्या होते हैं? वो जोन जो कोस्टल एरियाज को रेगुलेट करते हैं, है ना। सिंपल सी बात, कोस्ट है, कोस्ट पे रेगुलेशन कैसे होगी? वो वाले जोन्स। क्या ये एक्ट के थ्रू बने हैं? ये एक्ट के थ्रू बना? यस, कोस्टल रेगुलेशन एक्ट 2011, ठीक है। तो उन एरियाज में जैसे मान लीजिए कोस्ट है, अंडमान निकोबार का कोस्ट है, अंडमान के निकोबार के कोस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या मिलती है? एनवायरमेंट इकोलॉजी है बेटा, सब कुछ उससे लिंक होगा। क्या मिलता है एनवायरमेंट अंडमान निकोबार के कोस्ट पे? ये मत बोलना पानी, और सॉल्ट वाटर तो बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। मैंग्रोव मिलते हैं, वेरी गुड। और मैंग्रोव तो वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। कोरल रीफ्स में, कोरल रीफ्स है ना। अब कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑफ द वाटर टेम्परेचर। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोरल रीफ में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर का, दे स्टार्ट डाइंग। मतलब डाइंग तो ठीक है, वो तो मरने के बाद ही बनते हैं पॉलिप्स के, लेकिन वो जो है उसका एसिडिफिकेशन शुरू हो जाता है, ये तो हम लोगों को पता है। कोरल तो लक्षद्वीप बेटा, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दोनों। ओहो, गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार सुना? गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन, गल्फ ऑफ मन्नार अंडमान, वहां तो भर भर के कोरल है, भर भर के कोरल। लक्षद्वीप में भी कोरल है। लक्षद्वीप तो कोरल आइलैंड्स ही है, लक्षद्वीप तो कोरल आइलैंड। हम लोग घूमने नहीं जाते ना, ड्राई यूटी है ना, इसलिए हम लोग घूमने नहीं जाते लक्षद्वीप। अगर वहां पे ड्राई स्टेट हटा देना, वो ड्राई यूटी, तो लोग पागल हो जाए, गोवा से बढ़िया जगह बन जाए वो, है ना, है ना। वेरी गुड, यहाँ से समझ, अब याद हो जाएगा, है ना। लक्षद्वीप वो जो ड्राई है, ठीक है, लक्षद्वीप वो जो ड्राई है। ड्राई समझते हैं जहाँ पे वाटर में मॉइस्चर कम है ना, वाला ड्राई यूटी, ठीक है। चलिए, अब इस एरिया में आप कोई अंडमान निकोबार में आप ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते, इट विल कॉज डेथ ऑफ पॉलिप्स और एसिडिफिकेशन ऑफ कोरल रीफ, तो वो परमिट ही नहीं होगी, उसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा, चाहे उसने क्लियरेंस लिया हो या ना, ठीक है। नॉन कंप्लायंट प्रोजेक्ट्स, दोज प्रोजेक्ट्स जिन्होंने प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले ली है लेकिन वायलेशन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला था हम इंडस्ट्री लगाएंगे ग्रीन इंडस्ट्री, लेकिन दे आर having industry which is causing pollution of the pollution index of more than 60, तो वो हम बंद करवा दें। कुछ projects which are permissible as per the environmental laws but they have not acquired the requisite clearance, permissible है लेकिन permissible होने के बावजूद उन्होंने क्लियरेंस किसी और चीज के लिए और कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, those projects। और in case of those projects which are in the mode of expansion, ठीक है, in the mode of expansion, तो अगर वो एक्सपेंशन है गवर्नमेंट को लगा दैट इज नॉट अ क्लियर एक्सपेंशन, तो उसको वापस भी रिवर्ट कर सकते हैं टिल दैट पॉइंट जहां तक क्लियरेंस मिली, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ये नए नॉर्म्स हैं। इस नॉर्म्स में क्या होगा? फाइन्स लगेंगे। कितना फाइन लगेगा ये बहुत याद करने का तरीका है, ठीक है। कितना फाइन लगेगा? 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उसका 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस 0.25 ऑफ द टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग विच आपने जितने टाइम तक वायलेशन करी है उस प्रोजेक्ट की। फॉर एग्जांपल आपने रिजॉर्ट बनाए मस्त से लक्षद्वीप में, ठीक है,
नहीं, लक्षद्वीप में नहीं बनाओगे, वही ड्राई है, अंडमान में बना है, ठीक है, फोन आएगा वरना रिजॉर्ट में, ठीक है ना। तो आपने अंडमान निकोबार रिजॉर्ट बनाया बिना क्लियरेंस के। अब क्या होगा, रिजॉर्ट तोड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रिजॉर्ट तो ऐसा भी नहीं है कि परमिशन नहीं मिल सकती, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है ना। इको टूरिज्म के नाम पे आप बना सकते हैं, यू कैन मेक इट एज अ पार्ट ऑफ इको टूरिज्म, बिल्कुल परमिशन मिलेगी। तो फाइन लगेगा कितना, रिजॉर्ट बनने में लगे 150 करोड़, बहुत बड़ा रिजॉर्ट, बढ़िया बढ़िया वाला, ठीक है, 150 करोड़ रखे तो उसका 1%, जल्दी से सेट करो, 150 करोड़ का 1%, जल्दी बताओ। $150 करोड़ का 1% कितना होगा? $150 करोड़ का 1% कितना होगा? अरे इतना मत मतलब बेटा, 1.5 करोड़ ऐसे लिखो मत, हमें जीरो गिनने में दिक्कत होगी। 1,50,000, अच्छा 150 करोड़ का 1,50,000। अगर हमारा 150 करोड़ का रिजॉर्ट हो, 1,50,000 तो यू फेंक के मार देंगे हम गवर्नमेंट को। अगर आपने 150 करोड़ का 150 करोड़ का, तो आप बोलोगे रोज ले जाओ इतना तो टैक्स, इतनी पेनल्टी तो रोज ले जाओ, है ना, यही तो बोलोगे आप, इतनी पेनल्टी रोज ले जाओ, लक्षद्वीप में भी खुलवा दो अगर इतनी पेनल्टी है तो। $1,50,00,000, यस 1.5 करोड़, ठीक है, प्लस आपके हर मंथ का टर्नओवर है लेट अस से 10 करोड़, ऐसे से 10 करोड़, उसमें आपने जो है 10 मंथ्स तक चलाया उसको बिना क्लियरेंस के, 100 करोड़ हो गया 10 मंथ का, उसका 0.25%, यानी कि कितना हुआ, सीसेट करो, सीसेट के लिए तैयार कराना साथ साथ, 100 करोड़ का 0.25%, 0.25 करोड़, 0.25 करोड़, ठीक है, यानी कि 25 लाख, है ना, 25 लाख। तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, 1,75,00,000 विल बी योर पेनल्टी। समझ में आ गया कैसे आइडेंटिफाई करना है? ये तब जब आपको परमिशन मिल रही है और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ एंड आपको पहली पकड़ लिया, आपको 150 करोड़ का बन रहा था, ठीक है, आपको पहले ही पकड़ लिया, अब क्या होगा उसमें होगा, आपने उस टाइम पे कितने इन्वेस्ट कर दिए, 15 करोड़ स्पेंड कर दिए तब तक, तो पेनल्टी होगी जितना स्पेंड किया है उसके 1%, ठीक है, उसके 1%, जितने भी प्रोजेक्ट कॉस्ट इनकर्ड है। समझ में आ गया, पेनल्टी समझ में आ गई, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि अगर क्लियरेंस मिल सकती है तो बंद नहीं करेंगे, क्लियरेंस नहीं मिल सकती है तो ही बंद करते हैं, पेनल्टीज है, क्योंकि गवर्नमेंट नुकसान नहीं करना चाहती, बस गवर्नमेंट चाहती है आप तरीके से काम करें, है ना, वेरी गुड। अब इतना समझ गए, अब हमें समझना है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है। सो इट इज अ टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उससे क्या क्या लॉस हो सकता है एनवायरमेंट को और हाउ इट विल इंपैक्ट द एनवायरमेंट, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए असेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इट has a statutory backing under the Environmental Protection Act 1986. It has a statutory backing under the Environmental Pollution Act 1986. Okay? Yes, no? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई मेंशन, कोई दिक्कत? हाँ ना? अच्छा ये बताओ, आप लोग इतना शांत हो गए तो कोई डाउट हो, एनवायरमेंट साथ साथ रिवाइज भी कर लेते हैं ना, एनवायरमेंट साथ साथ रिवाइज भी तो करना होता है, वेरी गुड। ऐसा कौन सा पिरामिड है जो इन्वर्टेड नहीं हो सकता? ये मत बोलना इजिप्ट वाला, ठीक है, क्योंकि वो बन चुका, बहुत भारी है, कौन उठा के इन्वर्ट करेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे हैं, एनर्जी 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 पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, when we move towards the top of the energy pyramid, in which rate
और at which rate the energy decreases. 110. 10% रूल फॉलो करें. 10% at every किस पे, उस लेवल को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट लेवल. ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, 10% at every ट्रॉफिक लेवल. समझ में आ गया? चलो लगे हाथ तो ये बता दो कि और कौन कौन से पिरामिड्स होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स. लगे हाथ तो रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं, बस ऐसे ही आपको पता तो है ही सब कुछ, हम अपने रिवीजन के लिए पूछ ले रहे हैं. So number and biomass. नंबर एंड बायोमास. बायोमास का पिरामिड क्या इन्वर्टेड हो सकता है? Yes, aquatic ecosystem. वेरी गुड. एंड नंबर का कब इन्वर्टेड होता है? नंबर का कब इन्वर्टेड होता है? So single tree पे जब ज्यादा organisms ट्री इकोसिस्टम. ठीक है, इट कैन बी इन्वर्टेड. ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड. चलो अभी तो हम पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें तो जरूरत नहीं. फ्लाई ऐश के बारे में सुना है? फ्लाई ऐश क्या है? क्या है? बहुत घटिया जोक है, लेकिन कि वो ऐश्वर्या राय जब उड़ती है किसी मूवी में तो फ्लाई ऐश हो जाती है. हाँ? बताओ. फ्लाई ऐश, चिड़िया उड़, ऐश्वर्या उड़ तो फ्लाई ऐश. सर बर्निंग के वक्त जो ऐश जनरेट होती है वो बर्निंग के बाद जो ऐश जनरेट होती है फॉसिल तो सिर्फ ऐश क्यों नहीं बोल रहे हैं, फ्लाई ऐश क्यों बोल रहे हैं? So बहुत fine inorganic particles होते हैं उसमें. हाँ हाँ. सर ये वोल्केनो के रिलेटेड है क्या सर? नहीं, वोल्केनो से तो कुछ भी निकलेगा, वो तो हम कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना. चिमनी से निकलते हैं. सर ये कोल से रिलेटेड है. कोल से रिलेटेड है, लेकिन फ्लाई क्यों? ऐश भी तो कुछ भी जलाओगे ऐश निकलेगी ना. पर सर वो कोल की जो काफी रॉ मिट्टी की तरह एकदम रहती है तो हवा में उड़ भी जाती है ना सर, इसलिए तो फ्लाई ऐश बोलते हैं. वो ऐश जो आप कैप्चर करते हैं व्हेन इट इज अबाउट टू एंटर द एटमॉस्फेयर, फ्लाई ऐश जो हवा में जा रही होती है उसको आप कैप्चर करते हैं. जो हैवी ऐश है वो तो नीचे रह जाएगी ना. आपने कोल बर्न किया, ये तो नहीं सारा कोल हवा में उड़ गया. कभी कोल बर्न किया है? कभी लाइफ में कोल बर्न तो किया होगा? नहीं किया कभी कोल बर्न. ठीक है, वैसे कभी ऐश तो देखी होगी है ना. जो लोग स्मोक करते हैं उनकी वो तो देखी होगी, ऐश जो है ऐश ट्रे में डालते हैं, ऐसा तो नहीं उड़ जाती सारी, फिर ऐश ट्रे की कंपनी बंद हो जाए. वो तो क्यों बना रहे हैं बेकार में. सिंपल, आप खुद सोचो ना, अगर सारी ऐश हवा में उड़ जाए तो ऐश ट्रे की तो कंपनियां बंद हो जाए, है ना. घर की जो लोग स्मोक करते हैं उनके घर की आधी कटोरियां बच जाएं, है ना. वेरी गुड. तो यानी कि वो ऐश विच इज एंटरिंग द एटमॉस्फेयर डेंजरस है. अच्छा, फ्लाई ऐश ओनली कंसिस्ट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, ओ सॉरी नॉट सिल्वर, सिलिकॉन ऑक्साइड. ट्रू और फॉल्स? This is UPSC 2018 prelims question. Fly ash consists of only silicon oxides. अब सिलिकॉन ऑक्साइड बेटा सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड हो जाता है. बताइए ट्रू या फॉल्स? फॉल्स या ट्रू? जल्दी बताओ. फॉल्स क्यों? फॉल्स क्यों है? So अगर सिलिकॉन ऑक्साइड ही होती तो फिर मतलब फ्लाई ऐश जैसा जनरल नाम नहीं होता. तो मेरा लॉजिक है. ट्रू सर. सिलिकॉन हाँ जी, ट्रू है सर. ट्रू है. Yes, ठीक sir. है. अच्छा, सिलिकॉन ऑक्साइड है. हमारे अर्थ में तो सिलिकॉन तो बफर के है. अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, है ना. सुना, पढ़ा है और क्वेश्चन पढ़ा है. उसमें सिलिकॉन आता है कि नहीं आता है? ये तो फिर यही होगा, कुछ भी जलाओ मिट्टी से निकले मिट्टी में मिल गए. सर बट कंस्ट्रक्शन यूज में भी तो आती है फ्लाई ऐश.
अभी तो कंस्ट्रक्शन यूज में आते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड एक पार्ट है उसका। यस सर। लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड से ज्यादा डेंजरस है अगर मान लो नॉट आर्सेनिक ऐड हो रहा है, तो कितना खतरनाक होगा। ठीक है, इसमें होती है आपकी, जब डिस्कस ही कर लेते हैं। तो फ्लाई ऐश का कंपोनेंट बस हमें जानना है क्या होता है और किस काम आती है, ये जानना है। विजिबल है नोट्स? तो फ्लाई ऐश इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल इन द थर्मल पावर जनरेशन। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स है इंडिया में मोस्टली, एंड थर्मल पावर प्लांट्स यूज क्या करते हैं हमारे, कोल। सो थर्मल पावर प्लांट्स जब ये बर्न होते हैं, जब ये कोल बर्न करते हैं, तो वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज फ्लाई ऐश। क्योंकि आपने देखो कि चिमनी बहुत ऊपर होती है, उस चिमनी में कुछ एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं आपकी फायर ऐश को। ठीक है, वो सॉरी फ्लाई ऐश को। अब इसमें क्या क्या होता है, इट हैज सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब सोचो कोल में इतनी सब कुछ चीजें भी होती हैं। ठीक है, कोल में ये जब बर्न करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकलती है, उनमें से फ्लाई ऐश में ये सब चीजें होती हैं। क्यों? कोल तो जमीन के अंदर से निकल के आ रहा है ना कहीं किसी और से एलिमेंट कहीं ना कहीं तो जुड़ ही गया होगा। कोल क्या है? कोल फॉसिल फ्यूल ही तो है, तो फॉसिल में क्या क्या जुड़ा हो क्या पता। ठीक है, नाउ इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स फॉर रोड बेस्ड मेटल रिकवरी एंड मिनरल फिलर अमंग अदर्स। बहुत सारे यूज होते हैं इसके, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। ये न्यूज में क्यों है? व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज एनटीपीसी ने बोला है कि हम जो है अपने फ्लाई ऐश को देना चाहते हैं, एंड जिसको लेना है वो ले। अब सबसे बढ़िया बात क्या होती है, गाइडलाइंस आई है। गाइडलाइंस जिम्मेदारी किसकी है? ये एनटीपीसी की जिम्मेदारी है कि इसको ये यूटिलाइज करवाए। तो बोलते हैं अगर आप इतने डिस्टेंस तक है फ्री में ले जाइए और डिस्टेंस का पैसा दे दीजिए, और इससे दूर ले जाना है तो चलिए थोड़ा सा हम आपको सपोर्ट करेंगे, थोड़ा आप हमें सपोर्ट करें, इसको ले जाइए। उनके लिए तो क्लियरेंस है, उनके लिए तो ये गार्बेज है ना। तो अगर कोई फ्री में लेके जा रहा है कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स है, वो अभी न्यूज में नहीं तो इसलिए हम वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि वी विल बी यूटिलाइजिंग 100% ऑफ द फ्लाई ऐश, ये एनटीपीसी ने बोला है। अब ये डेंजरस क्यों है? बिकॉज इट हैज टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स। इससे क्या क्या हो सकता है? हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है एंड स्ट्रोक हो सकता है। इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि अब क्या क्या हैवी मेटल है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारे मेटल्स ग्राउंड वाटर में जो डाल सकते हैं। अगर ये फ्लाई ऐश हवा से कहीं तो सेटल डाउन होगी, जहां भी सेटल डाउन होगी वहां पे अगर बारिश हुई तो सारे पोल्यूटेंट्स सॉइल में गए, तो सॉइल पोल्यूशन हुआ। एंड सॉइल पोल्यूशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? दैट सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, एंड अगर ट्रीज नहीं ग्रो हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पोल्यूशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करने की बात होती है। कहाँ का फ्लाई ऐश यूज हो सकता है? सीमेंट इंडस्ट्रीज में ब्रिक्स बन सकती हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ठीक है, पॉन्ड ऐश फॉर रोड एंड फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, रिक्लेमेशन ऑफ माइन वॉइड्स, जियोपॉलीमर कंक्रीट रोड। ठीक है, इंडिया में अब बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, एंड इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बना दिया है। मतलब आपको कहीं से प्रोक्योर करनी हो, आपको पता लगाना हो, तो उसके लिए एक वेब पोर्टल है, दैट इज कॉल्ड एज ASHTRACK। ठीक है, देयर इज अ वेब पोर्टल दैट इज कॉल्ड एज ASHTRACK, एंड गवर्नमेंट ने फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स पे जीएसटी 5% तक रिड्यूस कर दिया है। नाउ देयर इज ओनली 5% जीएसटी ऑन फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस, नो, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए। कार्बन सिंक के बारे में सुना है? कार्बन सिंक कुछ ने सुना है? जिन्होंने सुना है वो बताइए क्या होता है कार्बन सिंक।
सो जहाँ भी मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर से लेके स्पेशली प्लांट्स उसको प्रोसेस करके फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, जो भी कार्बन को एब्जॉर्ब कर रही है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कार्बन सिंक। वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्बन सिंक सब किसको कंसीडर करेंगे? रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट को कंसीडर करेंगे, है ना, या फिर ओशंस को कंसीडर करेंगे। ये दो चीजें। अगर आप मान लो रेन फॉरेस्ट से कार्बन सिंक की जगह वो कार्बन जो है एज अ पॉल्यूटेंट रिलीज करने लग जाए तो क्या हो? In spite of absorbing carbon dioxide, forests start releasing carbon dioxide. What will happen? सुनने में खतरनाक लग रहा है ना? ऐसा हो गया है। Amazon rainforests have started emitting carbon dioxide instead of releasing it. तो ये तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा समझो आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है ना, अगर आपसे फीस लेने लग जाए जॉब करने की तो क्या होगा? आपसे जॉब करने की फीस लेने लग जाए और जितने ज्यादा देर काम करोगे उतना ज्यादा पैसा देना पड़े, कैसा लगेगा? मतलब हाउ विल यू फील कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। बस यही वो न्यूज़ है जो हमें ऐसा लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। बहुत डेंजरस है, ठीक है, बहुत डेंजरस है। तो Amazon forest they started emitting कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कर रहे हैं ऐसा? रीजन क्या है कि भाई कार्बन Amazon रेन फॉरेस्ट जो कार्बन सिंक था अब वो कार्बन पोल्यूटिंग सोर्स क्यों बन गया? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन हो सकता है? बोलो गाइस। So forest fires एंड डिफॉरेस्टेशन, है ना? डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर। वेरी गुड। ये डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर मैन मेड है या आर्टिफिशियल है? man-made. मैन मेड। वेरी सर गुड। आपने दोनों ऑप्शन नहीं दिए। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हैं? सर आपने ऑप्शन दिए मैन मेड या आर्टिफिशियल, वो सेम ही हो गए ना सर? हाँ सॉरी, नेचुरल है या मैन मेड है? ये फॉरेस्ट फायर नेचुरल है कि मैन मेड है? मैन मेड है, ठीक है। तो यानी कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा आता है that now due to anthropogenic reasons even the carbon sinks are converting themselves into carbon dioxide pollution emitters, तो क्या वो सही होगा स्टेटमेंट? है ना? समझ में आया क्या स्टेटमेंट बन सकता है? that due to anthropogenic reasons carbon sinks are converting into carbon emitters, ठीक है। इससे और क्या क्या लॉस है? अगर मान लीजिए अब ये स्टेटमेंट आ गया कि Amazon हैज बिकम अ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर, इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट को? इससे एनवायरनमेंट को क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। और देखो जो भी लगे ना नुकसान हो सकता है, सब होगा जो भी दिमाग में है। रेनफॉल कम होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? अरे जब मॉइस्चर ही नहीं होगा, रेनफॉल कहाँ से होती है? प्लांट्स हैं, जमीन से पानी लिया, ट्रांसपिरेशन करी, है ना, फिर वो ऊपर गया, फिर वहां से बारिश हुई। यही होता है प्रोसीजर। ऐसा तो नहीं मेंढक मेंढकनी की शादी कराई तो बारिश होगी, ये तो नहीं है। वो सिर्फ वो मध्य प्रदेश में है, अमेज़न में नहीं है ऐसा,
ठीक है, पता है आपको ये हुआ था पिछले साल? यही नहीं, थोड़ा और सुनिए, ठीक है। रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई पिछले साल, रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई, तो उस मेंढक मेंढकनी का डिवोर्स कराया गया फिर, एंड इट इज नॉट अ मीम। सबसे सबसे मजे की बात है, इट इज नॉट अ मीम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसा हुआ, देखो अगर कोई स्टोरी बनाता तो सुनने में लगता हाँ चलो स्टोरी है, बहुत क्रिएटिव स्टोरी है, लेकिन ऐसा एक्चुअली हुआ है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे तो बारिश नहीं होती है, उसके लिए आपको ट्रीज चाहिए, ट्रीज चले गए, रेनफॉल नहीं होगी। ट्रीज नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि प्लेन एरिया, कोई शैडो नहीं है, सनलाइट जो है सीधी ग्राउंड पे पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। वेरी गुड, रेनफॉल हो नहीं रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या ड्रॉट आएगा? कहीं नहीं लिखा है इसमें नोट्स में, लेकिन हमें पता है क्वेश्चन में आएगा मे, दैट दिस व्हाट मे बी दी नेगेटिव इम्पैक्ट, और मे में कुछ भी हो सकता है। फ्लड आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं, फ्लड भी आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते में ट्रीज नहीं है। हो सकता है अमेजोन रिवर में बढ़ जाए वाटर लेवल और वो फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट करे, ये भी हो सकता है ना। सॉइल में लूज इट्स फर्टिलिटी, बिल्कुल होगा, है ना। क्यों क्यों लूज करेगा? ट्रीज नहीं है, ट्रीज से अब कुछ गिरेगा नहीं, तो फिर मैन्योर क्या से बनेगा सॉइल के लिए? ये भी हो सकता है। तो जो आपको खराब चीज लगती है कि हो सकती है, वो सब होगी। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, बिल्कुल होगा, है ना। बायो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का लॉस होगा। अब इको टूरिज्म करने कौन जाएगा अमेजोन में? यही चीज तो कहीं भी दे सकते हो। कोई जो चीज सिमिलरली रन ऑफ कच्छ में देखने को मिल रही है, उसके लिए आप अमेजोन क्यों जाओगे? अगर बिल्कुल प्लेन एरिया है तो आप वहां क्यों जाओगे, है ना। तो लॉस ऑफ इको टूरिज्म ऑल्सो। तो इसीलिए जो भी गलत लग सकता है वो होगा। हीट वेव सिचुएशन लाइक कनाडा, वही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमने समझ ही लिया था। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कुछ, वैसे भी बेटा वहां पे बहुत गर्मी होती है अमेजोन में। अगर आप देखेंगे अमेजोन ट्रॉपिकल एरिया में आता है ना, इक्वेटोरियल से ट्रॉपिकल के बीच में, तो वहां तो ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है ना। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, ज्योग्राफी में पढ़ना है, लेकिन हमने फिर भी दे दिया आपको कि पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से स्टेट में है, क्या फायदा क्या नुकसान है, ठीक है, देख लीजिएगा। ये की लोकेशन है अमेजोन फॉरेस्ट की, तो है ना इक्वेटर के पास, देख लो। और इक्वेटर के पास तो गर्मी होगी ही होगी, चाहे कितनी फेयर एंड लवली लगा लो, कितना फेयर एंड हैंडसम लगा लो, वहां तो गर्मी होगी ही होगी, है ना। और गर्मी होगी तो हीट वेव का तो वहां पर प्रॉब्लम रहेगी। वहां पर तो डायरेक्ट सन है ना, 90 डिग्री आता ही है दिन में एक आध बार, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चले आगे, ओहो हो, चले आगे पक्का, चीटिंग नहीं करेगा कोई भी। फिट फॉर 55 पैकेज किस चीज से रिलेटेड है, बिना चीटिंग के बताओ, अगर न्यूज में पढ़ा हो। फिट फॉर 55,
फिट फॉर 55। चीटिंग मत करिए, नोट्स नहीं देखेगा कोई भी, ठीक है, हम आप पर भरोसा है। फिट फॉर 55। चलो, नहीं बताएं, बिना नोट्स के तो नहीं बता पाएंगे, नहीं, नोट्स देख के बता दो। चलो, खुला चैलेंज, नोट्स देख के बता दो। रिलेटेड टू पेट्रोल एंड डीजल, ओके। अब कह दो रे, नोट्स देख के बता दो। आपको नोट्स देखने शुरू किए हम तभी समझ गए थे। फेज आउट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स बाय 2035। बेटा 55 क्या है? फिट फॉर 55 और डीजल और पेट्रोल दोनों फेज आउट करते चलाएंगे क्या? So that 55 is a 55% cut in the diesel and the petrol vehicles. वेरी गुड, डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, ठीक है, वेरी गुड। 50% कट इन दी vehicular pollution और डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे इससे? हम लोग अब क्या समझेंगे? पहला, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएसए, हाँ, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। इनका टास्क क्या है? अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनडीसी, आईएनडीसी है ना, इंटरनेशनल, इंडिया के आईएनडीसी, इन नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने बोला है कि विल मेक सच अ पॉलिसी दैट बाय 2030, by 2030 they will cut vehicular pollution or vehicular carbon emission by 55% and by 2035 100%, which means they will phase out diesel and petrol vehicles. Okay, they will phase out diesel and petrol vehicles. They will also introduce an emission trading system for buildings and road transport. Okay, buildings and road transport, है ना? Plus, they will create a social climate fund, जिसमें कि जो रेनोवेशन होगी बिल्डिंग की, या लो कार्बन सपोर्ट और डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर द citizens of low income countries. So they will create a social climate fund, and they will also start a mechanism of carbon border adjustment mechanism. यानी कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वहां पर दे विल हैव सर्टेन एडिशनल प्राइस ऑन द इंपोर्ट्स। कोई ऐसी कंट्री जहां पर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस है, दे विल हैव सर्टेन प्राइसेस ऑन दोस इंपोर्ट्स, ठीक है। और इनका मेन टारगेट क्या है? दैट दे विल एनहांस देयर सिंक कैपेसिटी 310 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। ये इनका काम है, ठीक है। यस, नो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन?
आगे बढ़ते हैं। आर यू फेजिंग आउट टोटल? बेटा हम नहीं कर रहे हैं, यू करेंगे और व्हीकल हटा देंगे, मतलब एमिशंस कार्बन पेट्रोल से होता है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर्ड व्हीकल्स। ठीक है, सोलर पावर्ड व्हीकल्स। हम कहाँ अभी, हम लोग तो अभी थोड़ा पीछे हैं इन चीजों में। ठीक है, अभी हम जेवलिन थ्रो पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अभी मोदी जी अभी चेक कर रहे हैं ना, रिसेंटली वो मोदी जी अभी फोकस कर रहे हैं जेवलिन थ्रो पे। अभी इमेज आई थी, चेक कर रहे थे, उठा के देख रहे थे, लोगों ने वो भी बना दिए हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। इट इज अ गुड थिंग ना, फेंकने में बहुत फायदा है। तो अभी हम वहाँ फोकस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल तो हम अभी लक्षद्वीप में पहले फोकस कर ले। लक्षद्वीप में बहुत वायलेशन हुई है एनवायरमेंटल नॉर्म्स। ठीक है, चलो, व्हाट डू यू नो और व्हाट इज एविसीनिया मरीना? What do you understand by Avicennia marina? क्या है ये Avicennia marina? तो किसी स्पीशीज का नाम है? हाँ, लेकिन किस चीज की स्पीशीज? क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बहुत आराम से प्री में एनवायरमेंटोलॉजी में कि ये क्या है ना, आया है ना 2-3 बार। मैंग्रोव स्पीशीज, वेरी गुड बेटा। मैंग्रोव होते क्या है? व्हाट आर मैंग्रोव्स? सर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होता है लैंड इकोसिस्टम और कोस्टल इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है, वेरी गुड। तो इकोसिस्टम के मैंग्रोव्स क्या होते हैं? सॉल्ट वाटर में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर प्लांट्स आर बेसिकली मैंग्रोव्स। तो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने मैंग्रोव की जीनोम सीक्वेंसिंग करी है। ब्लैक मैंग्रोव को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा ब्लैक मैंग्रोव को? एविसीनिया मरीना। इतना तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, टेक्निकली बॉटनी वालों को पता होगा। ठीक है, कि ब्लैक मैंग्रोव को बोलते हैं। मैंग्रोव में भी ऐसे कलर वालर होते हैं? ब्लैक मैंग्रोव मतलब मैंग्रोव में भी होते हैं। अब मैंग्रोव की फेयर हैंडसम आएगी, मतलब सच में मजाक नहीं, बस पूछ सच में ब्लैक मैंग्रोव को मतलब आपको पता है या बस आइडिया लगा है? हमने आज तक इतना पढ़ा ऐसे ब्लैक मैंग्रोव ये सब नहीं पढ़ा आपने इतने सालों से। गूगल पर बता, नहीं गूगल के भरोसे मत। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने जीनोम सीक्वेंस किया है और एविसीनिया मरीनिया व्हिच इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्ट सेक्रेटिंग मैंग्रोव स्पीशीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया, एविसीनिया मरीना इज अ मैंग्रोव स्पीशीज। दूसरा क्या है, इसका साइंटिस्ट ने जीनोम सीक्वेंस किया है। क्यों किया है? तीसरा क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों किया है ऐसा? हाँ, क्यों किया है? क्या लगता है आपको क्यों किया होगा? क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया क्यों किया है, फिर तो आधी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। बताइए क्यों किया है? नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। सर सॉइल सैलिनिटी को काउंटर करने के लिए किया है। नहीं, काउंटर करने के लिए नहीं, क्योंकि सैलिनिटी बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है, और सैलिनिटी को काउंटर करने के लिए क्या है, हमें फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं यहाँ। तो अगर हम अपने क्रॉप्स में इस तरीके से जेनेटिकली मोडिफाइड ऐसे क्रॉप्स आए जो सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट हो, तो कोस्टल एरियाज में कितने इजीली एग्रीकल्चर हमारा फ्लरिश कर सकता है। बिकॉज अगर आप देखें जो कोस्टल एरियाज हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल,
है ना, वहां पे पेरिनियल रिवर्स तो होते नहीं है। और अगर आप देखें सबसे ज्यादा वाटर डिस्प्यूट्स भी कोस्टल एरियाज में ही होते हैं। आयरनी आयरनी है, तमिलनाडु और कर्नाटक के वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में तो आपको पता ही है, कावेरी के ऊपर। और सबसे बड़ा रीजन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो अगर ऐसा कुछ हो तो बहुत मस्त नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इन्होंने सीक्वेंस किया है कि ऐसा अगर हम कुछ कर पाए दैट विल बी हेल्पिंग अस टू रीप आवर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल। ठीक है। अब एविसीनिया मरीना क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव स्पीशीज एंड फाउंड इन ऑल मैंग्रोव फॉर्मेशंस इन इंडिया। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आ सकता है पेपर में। और आप सोचोगे ऑल, ऐसे थोड़ी होता है। हमने ऑल में तो हमने टेस्ट सीरीज करते करते आइडेंटिफाई किया, तो ऑल मतलब गलत, है ना, है ना। हमने ट्रिक, आधु ने ट्रिक भी लगा ली होगी ये, तो ऑल मतलब गलत होता है ना, है ना। बताओ, तो याद कर लेंगे ये, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है दैट इट इज फाउंड इन ऑल मैंग्रोव फॉर्मेशंस इन इंडिया। अब क्या है, इट इज अ ऑर्डिनरीली सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव स्पीशीज। मतलब 75% से भी ज्यादा सैलिनिटी और 250% से ज्यादा सी वाटर का जो मिक्सचर है, वहां पर भी ये फ्लरिश कर लेता है। एंड इट इज वन ऑफ द रेयर स्पीशीज जो अपना 40% सॉल्ट जो है सिक्रीट कर देता है। ठीक है, तो इसका जीनोम सीक्वेंस क्या है, इससे बेनिफिट क्या है आपको हमने बता ही दिया है। जो बेनिफिट हमने बता ही दिया है ना। वेरी गुड। आज स्टेटमेंट का आंसर दीजिए। मैंग्रोव्स आर फाउंड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, और मैंग्रोव्स आर फाउंड इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। Mangroves are found in all the coastal states and UTs of India. True कि false? False. False. Very good. False. कहाँ नहीं है, बताओ कहाँ नहीं है, बताओ कौन सा स्टेट या यूटी है जहां पे मैंग्रोव्स नहीं है। अरे बताओ, जनता जवाब चाहती है। सर गुजरात में है क्या? 23.66% डेटा के साथ बात करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा डेटा, है ना। 23.66%। और बताओ कौन से में कहां पे नहीं है। होता ना क्वेश्चन गलत। देख लो, गिन लो सारे गिन लो पोप्स। ये मत बोलना कि वो वहां नहीं है, मतलब सिंध में नहीं है, अर्श जो फॉर फ्यूचर कोस्टल स्टेट हमारा होने वाला वहां तो नहीं है? तो वहां भी है सारे हैं, कोई मिस हो गया देख लो, कोई मिस हो गया तो देख लो आप। लक्षद्वीप नहीं है ना, है ना। लक्षद्वीप में तो बेटा सब कुछ है। लक्षद्वीप में कोरल मैंग्रोव सब मिलेगा आपको। ठीक है, लक्षद्वीप में इतना है कि 0.06 से भी कम था, लेकिन है, मतलब 2-4 पेड़ ऐसे सुनामी आए हम पकड़ के लटक सकते हैं। लक्षद्वीप हमें प्रोवाइड करता है वो सारी फैसिलिटी। ड्राई यूटी है लेकिन ये फैसिलिटी प्रोवाइड है कि सुनामी में हमें पेड़ पकड़ने, लिटरली ऐसा है। अगर कभी साइक्लोन आते हैं तो सजेस्ट करते हैं मैंग्रोव पकड़ लेना। और ये यूपीएससी क्वेश्चन है that they cannot be uprooted by the cyclones, true or false? So that is true. इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स होती है, साइक्लोन भी नहीं उखाड़ सकता है। तो अगली बार से आप सीमेंट की फैक्ट्री अगर कभी खोलो, बोलोगे हमारा सीमेंट मैंग्रोव की तरह मजबूत है। ठीक है, ये लिटरली ये डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में बताते हैं कि अगर मैंग्रोव दिख जाए पकड़ लो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो एक ऐड आता है ना, किसी डीओ का ऐसे हवा चल रही होती है, एक बंदा लटका होता है, वो कुछ नहीं, वो मैंग्रोव ही होगा।
ठीक है, वो मैंग्रोव ही होगा। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया दैट दे आर इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो हमने आज क्या सीखा? ऑल का मतलब फॉल्स नहीं होता है, ये हमने सीखा कि हम इसको आगे यूटिलाइज करेंगे टेस्ट सीरीज में, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ जाती है कि ऑल मतलब गलत। ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करते नोटिस किया होगा, है ना? वेरी गुड। अब मैंग्रोव्स क्या है? टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम के बीच में ऐसे ट्रीज होते हैं, ठीक है? सुंदरबंस में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स, ठीक है? ऐसे ट्रीज होते हैं दैट इज बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम। They are found in the intertidal zones of sheltered shores, estuaries and backwaters. ठीक है? क्या बेनिफिट है? They can survive high salinity, tidal regimes, strong wind velocity, high temperature and anaerobic soil. ना तो इनको फ्रेश वाटर चाहिए, ना इनको स्लो विंड चाहिए, और ना ही इनको ऑक्सीजन वाला सॉइल चाहिए। सब अपने आप कर लेंगे हम, ठीक है? They are only found in tropical and subtropical regions. They cannot withstand cold temperature. कभी मैंग्रोव से लड़ाई हो जाए तो क्या करोगे? ठंडा पानी डाल देंगे मैंग्रोव, ठीक है? याद करने का तरीका है। मैंग्रोव क्योंकि उखाड़ तो सकते नहीं, मैंग्रोव लिटरली वो स्पीशीज कह रहा मेरा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है? तो आप क्या करोगे? तभी तभी ठंडा पानी लाके डाल दें, ठीक है? या फिर डर्मीकूल पाउडर डाल दें, ठीक है? याद करने का तरीका है ये नहीं है कि वो है इसलिए कि आपको याद रहे ये चीज, क्योंकि ऐसे कहानी से ही हम लोग रिलेट कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंग्रोव्स आर नॉट फाउंड इन कोल्ड रीजन्स, ट्रू। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। Mangrove vegetation is reported in all the coastal states and coastal UTs in India. Mangroves, like the coral reefs, are the most productive and biologically complex ecosystem. And इनकी कुछ फीचर्स होते हैं। विविपैरिटी, हाँ जी, एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ने वालों, विविपैरिटी क्या होता है? क्या होता है विविपैरिटी? So producing live offsprings. लाइव ऑफस्प्रिंग्स, लाइव ऑफ मतलब आप खुद ही सोचो, लाइव ऑफस्प्रिंग स्टिल ऑफस्प्रिंग तो नहीं होते ना, लाइव ही होता ऑफस्प्रिंग। हाँ, So वो कैरी करने की टेंडेंसी। इनका ऑफस्प्रिंग पहले गिर जाता है, फिर जो है मतलब जनरली दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव अ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस ऑन द ट्रीज, ठीक है? जिससे वो खराब ना। दूसरा क्या है? न्यूमेटापोर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूमेटापोर्स क्या होते हैं? न्यूमेटापोर्स वो होते हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, जो पानी से बाहर आके जो रूट्स होती हैं, जिससे उनको वाटर में, क्योंकि सैलिनिटी है तो ऑक्सीजन हो सकता है ना हो इतनी ज्यादा, ठीक है? और डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है। विविपैरिटी, देखिए विविपैरिटी क्या होता है? इनका जो प्लांट है ना, मान लीजिए प्लांट ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, जब तक वो मैंग्रोव दूसरा बड़ा नहीं होगा तब तक उसको ये नीचे नहीं गिरा है, ठीक है? क्योंकि नीचे गिरते ही इट विल लूज इट्स टेंडेंसी टू ग्रो। न्यूमेटापोर समझ गए? आर्किंग स्टिल्ट रूट, ये जो साइड से रूट्स निकल रही हैं, जनरली हम नीचे जमीन के नीचे देखते हैं रूट्स, इनकी साइड से रूट्स जो निकल रही हैं इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। एंड लेंटिसेलेटेड बार्क, यानी के मोर वाटर लॉस, ठीक है?
मैंग्रोव्स इंडिया का 0.15% एरिया कवर करते हैं। कोई दिक्कत? मैंग्रोव से कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन अगर अब आएगा। ठीक है, याद कर रखना एविसीनिया मरीना, एविसीनिया मरीना। ओके ओके, याद रहेगा, याद रहेगा। मैंग्रोव्स वाटर रेजिस्ट मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि टेम्परेचर से नहीं होते, क्योंकि वो लो टेम्परेचर नहीं झेल सकते। दे कैन नॉट विथस्टैंड लो टेम्परेचर। ठीक है, यस नो, वेरी गुड। आगे चले बच्चों, अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? व्हाट इज अर्थ ओवरशूट डे? सर डे बाय विच हम लोग जितना बायोलॉजिकली रिप्लेनिश कर सकते हैं साल में उसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, ओवरशूट कर जाते हैं उसको। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि हमारा हर साल का एक कोटा होता है। ठीक है, अर्थ की रिसोर्सेज का इतना कोटा मिलता है कि इस साल हमें इतना फुलफिल करना है। वो किस दिन हम यूटिलाइज कर देते हैं, दैट डे विल बी कॉल्ड एज अर्थ ओवरशूट डे, कि इस दिन हमने यूटिलाइज कर। हमारा ईयर कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम फॉलो करते हैं। हमारा ईयर कब तक, हमारा कोटा कब तक के लिए मिलता है? 31 दिसंबर के लिए। लेकिन हम लोग जो है इतने फास्ट हैं, इतने काबिल हैं कि हम लोग 6 महीने में निपटा देते हैं। तो इस साल हमने क्या किया? इस साल हमने और अचीव किया। पहले 15 अगस्त वाज द डे अराउंड विच हम लोग ओवरशूट करते, लेकिन हमने सोचा कि इस बार हम और कुछ अच्छा करेंगे, और इस बार हम सब मिलके, ठीक है, ये हम पूरा वर्ल्ड इज टुगेदर इन दिस। ये एक्चुअली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, सबके साथ मिलके हमने क्या किया? 29 जुलाई 2021 को हमने अर्थ ओवरशूट, अर्थ की सारी रिसोर्सेज ओवरशूट कर। ओके, 29 जुलाई 2021। मतलब अब हम जो यूज कर रहे हैं, अब जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर जनरेशन से हम लोगों ने बोरो की। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर हमें इसका मतलब every year if we want the resources that will be optimum for our needs, तो हमें कितनी अर्थ चाहिए? कितनी अर्थ चाहिएंगे? 1.7 अर्थ। हमारे पास एक अर्थ अवेलेबल है, हमें 70% मोर रिसोर्सेज चाहिए अर्थ की, सो दैट वी कंप्लीट आवर रिसोर्सेज इन 1 ईयर। ठीक है, वेरी गुड। कौन बताता है कि आज अर्थ ओवरशूट हो गया है, अर्थ हमारे रिसोर्स ओवरशूट हो गए? विच इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन? ये क्वेश्चन आ सकता है। Which institution or organization has the responsibility to announce अर्थ ओवरशूट डे? कौन करता है कैलकुलेशन? जो सोचो ना, कौन बैठ के कर रहा होगा? अच्छा इतना कोटा बचा है, कोई तो होगा जो आइडेंटिफाई कर रहा हो। कौन है वो? हाँ बताओ, बता क्यों नहीं रहे? कुछ हिंट? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, है ना? वेरी गुड। ठीक है, पक्का? क्योंकि पहली लाइन में वही लिखा हुआ है ना? क्योंकि फर्स्ट लाइन में नोट्स में वही लिखा हुआ है। ग्लोबल फुटप्रिंट, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क डिसाइड करता है। तो WWF ने तो बताया कि देखो क्या चल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, WWF नहीं है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये सब इस न्यूज में इतना ही हमें समझना था, इतना ही हमें समझना था। सर कैलकुलेट कर कैसे सकते हैं, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन या आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि अगर हमने एक दिन में इतनी यूटिलाइज करी तो हम कितने दिन में उसको यूटिलाइज करें, मे बी ऑन दिस बेसिस। ये मतलब दैट वुड बी वेरी टेक्निकल, कैसे करते हैं। हो सकता है क्योंकि इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होते हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए पेरिस में ना कभी एक आर्टिस्ट ने एक इमेज बनाई है, जिसमें इमेज में क्या किया है कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटिंग देम एज लेजिस्लेचर्स, मतलब टिल दी नेक पानी में ड्राउन करा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है लेजिस्लेचर्स डिस्कसिंग दी फॉल्स थ्योरीज रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। जर्मनी में जर्मनी में है, ठीक है, चलिए जर्मनी में क्या होगा। हाँ ये अभी रिसेंटली आया है ना, कि क्योंकि काफी लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसीलिए एक नई शिप भी है टाइटैनिक, जो है 2021 या 22 में एक दोबारा सेम पाथ पे निकली है, लेकिन लोग बेफिक्र होकर जा रहे हैं क्योंकि आइसबर्ग तुमने सारे मेल्ट कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डर ही नहीं अपने को, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बातचीत ही नहीं। समझ गए, आगे चलें। चलिए सतात स्टीम के बारे में सुना, सतात, SATAT, सतात, SATAT, सतात स्कीम सुना है। इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इट इज अ स्कीम that is providing sustainable alternative towards affordable transportation, ठीक है, it is a scheme for providing sustainable alternative towards affordable transportation। चलिए ये तो समझ गया कि किस लिए है, किस लिए है बताइए। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरीके से हम लोग अभी ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे, which should be affordable and sustainable, है ना। वेरी गुड। क्या ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के अंदर? सर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन। वेरी गुड, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या रिन्यूएबल एनर्जी में बताइए। सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो सकती है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी ना, आप दिक्कत हो जाएगी, वहीं पानी से वहीं बिजली बनाई वहीं आगे भेज दिया तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है, उसको राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, उसको राफ्टिंग बोलते हैं, कि पानी तेज पानी है उसमें बिजली के झटके फील हो रहे हैं, वो राफ्टिंग है ना। ये स्कीम रिन्यूएबल के लिए नहीं है, बहुत अच्छे समझिएगा, इट इज ओनली प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव थ्रू कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। इट इज फोकसिंग only to provide affordable and alternative transportation by utilizing compressed biogas as a fuel, ठीक है, ये समझना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा?
Ministry of Petroleum. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, लेकिन पेट्रोल तो यूज ही नहीं हो रहा है। So, but it is a substitute for the petroleums, like for example, that is why we are using compressed biogas. हाँ, लेकिन इसमें पेट्रोल तो यूज नहीं हो रहा, पेट्रोल वाले क्यों है? फिर तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आना चाहिए कि बायोगैस यूज हो रही है ना, है ना। लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। तो बिकॉज बायोगैस विल बी ऑल्सो यूज्ड इन द वे CNG इज यूज्ड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी तरीके से कंप्रेस करके उसको यूटिलाइज कराएंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसीलिए भी इन्वॉल्व है बिकॉज so many public sector undertakings are participating in these initiatives. Yeah, participating in this initiative like Indian Oil, HPCL, BPCL, GAIL, IGL, ये सब अपनी टेक्नोलॉजी यूज प्रोवाइड करेंगे so that there can be a better use of compressed biogas. ठीक है, मतलब ये ऑल्टरनेटिव है पेट्रोल का, बिल्कुल सही है, लेकिन इट विल बी using only one alternative, that will be compressed biogas. Solar आता है, wind आता है, nuclear energies also are renewable, renewable तो नहीं है लेकिन it is an alternative fuel, बल्कि rather बहुत affordable है। पता मैकेनिकल इंजीनियर में क्वेश्चन बनाते थे ऐसे कि अगर किसी को 100 ग्राम न्यूक्लियर मटेरियल मिल गया, ठीक है, 100 ग्राम 100 ग्राम न्यूक्लियर मटेरियल है and they have developed a nuclear power run vehicle, तो कितने साल तक चल सकता है? ये नहीं पूछते कितने दिन, कितने किलोमीटर, कितने साल। इतना ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा न्यूक्लियर, लेकिन बहुत रिस्की है ना, बहुत रिस्की। इंडिया में लोग पेट्रोल नहीं छोड़ रहे, न्यूक्लियर तो और कितना डेंजरस हो जाएगा, है ना। तो रिस्की है इंडिया में या कहीं भी, बहुत रिस्की है बिकॉज अगर मान लीजिए कहीं से भी लीक हो जाता है तो इट कैन कॉज वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। तो हमें अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ जो है सस्टेनेबिलिटी भी चेक करनी है। तो उसमें ना सोलर है ना विंड, ठीक है। तो इंडिया के लिए सोलर ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगा? सोलर इंडिया के लिए सूटेबल इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि सोलर को हम कुछ लिमिटेड एरियाज में यूज कर सकते हैं। सोलर को लिमिटेड एरियाज में यूज कर सकते हैं, प्लस हम सोलर को जो है चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में रेगुलर चार्जिंग प्रोवाइड करने के लिए। और सबसे मेन बात अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग पॉइंट्स में आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, है ना, आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्टेशन बेटर विल बी अ सच रिसोर्स जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं है? सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं है चार्जिंग पॉइंट्स की, है ना। CNG अब ये कंप्रेस्ड बायोगैस से क्या होगा, अगर हमने बायोगैस प्लांट्स लगाए एंड दे आर एक्सेसिबल, तो पीपल कैन वेरी इजीली बाय। आपने देखा होगा एक्सेप्टेंस, कितना अच्छा एक्सेप्टेंस हुआ था, है ना, कितना अच्छा एक्सेप्टेंस हुआ था ऑफ CNG व्हीकल्स। इंडिया में कितना लोगों ने डीजल पेट्रोल के बाद CNG को ही एक्सेप्ट किया है, क्यों? इलेक्ट्रिक को नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ CNG पंप्स, इसलिए, ठीक है। सोलर पावर्ड हम कोई भी लोकेशन जहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इट हैज टू बी केप्ट, वहां पर सोलर सबसे बढ़िया रहता है, वहां पर सोलर सबसे बढ़िया रहता है। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। अब क्या है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, नई इनिशिएटिव अंडर द स्कीम SATAT। इट इज इंक्लूडिंग PSUs, ठीक है। अब ये स्कीम क्या है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। It is an initiative aimed at setting up of compressed biogas production plant, and it is
making them available in automatic use by inviting expression of interest. स्कीम नई नहीं है, स्कीम नई नहीं है, बहुत अच्छे समझिएगा. इट इज नॉट अ न्यू स्कीम. द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018 with the oil marketing companies like IOCL, Bharat Petroleum and HPCL. ठीक है. GAIL and IGL are not the part of the scheme. They are now included as the part of the scheme. ठीक है. कोऑपरेशन अग्रीमेंट है, लेकिन स्कीम जब लॉन्च हुई थी इट इंक्लूडेड IPCL, वो सॉरी HPCL, BPCL एंड IOCL. ठीक है. वेरी गुड. इनका क्या प्लान है? टू रोल आउट 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स अक्रॉस इंडिया. 5000 compressed biogas plants across India in a phased manner with 250 plants in 2020, 1000 in 2022 and 5000 by 2020. These plants expected to produce this much tons of compressed biogas. 40% CNG consumption इतनी हो रही है इंडिया में. ठीक है. तो यानी कि 40% ऑफ CNG कंजम्पशन. तो CNG का एज अ CNG का रिप्लेसमेंट इट कैन बी यूज्ड. इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं. अगर ये भी पता होगा ना सत्ताप क्या है और किसके लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर. ओके, समझ में आया? यस, नो, बताइए. कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? हाँ, कितना हैवी हो गया है? कितना हैवी हो गया ये बताइए. क्या एक दो टॉपिक करने के लिए हमारे पास शक्ति है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो होने बहुत बहुत हैवी हो गया, बहुत शक्ति है. बहुत तो दो है, या तो बहुत शक्ति है, बहुत हो गया. ऑप्शन 1 बहुत शक्ति है, ऑप्शन 2 बहुत हो गया है. A1 ओनली, B2 ओनली, बोथ नन. बहुत हो गया है. हमें बहुत शक्ति है, हम तो पढ़ा डालेंगे. हमारे हिसाब से तो तुम आज कर लो एनवायरनमेंट खत्म, हमारा अच्छा जिम्मेदारी खत्म होगी. ठीक है. हमारा बस चल आज खत्म करा दें. 8 घंटे 4-5 घंटे लगातार बैठना है ना? नहीं, चलिए ठीक है. तो कोई डाउट हो अभी तक एनवायरनमेंट से तो पूछिए. ठीक चल रहा है? करंट अफेयर्स आपको हेल्पफुल लग रही है क्लासेस? ठीक है, रिवीजन के लिए हेल्पफुल लग रही है. वेरी गुड. तो कोई और डाउट हो तो पूछिए. कोई क्वेश्चंस हो पास्ट ईयर के? नहीं पूछेंगे, चलो हम पूछ लेते हैं. अब बेटा प्री आ गया. प्री थोड़ा जोश हमको भी आ जाता है, पेपर पास में आता है ना. वरना आपको पता है हम लोग को आधे टाइम तो हमारी इच्छा ही नहीं होती है. ठीक है, आधे टाइम तो मस्ती वाले मोड में रहते हैं, लेकिन अब पेपर नजदीक आ गया. ठीक है. और करंट अफेयर्स में इसीलिए बहुत टू द पॉइंट बात करनी होती है. चलो 2020 के क्वेश्चन देख लेते हैं. तो मिल नहीं रहे हैं. 2020 के हैंडी है, वही देख लेते हैं.
चलिए क्वेश्चन देखिए 15th क्वेश्चन। So B. डी। चलिए देखते हैं which of the following statement best describe the term social cost of carbon। ठीक है, कुछ ने ए बोला है, कुछ ने बी बोला है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ए। ठीक है, आंसर है ए। अब देखते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज अ मेजर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ social cost of carbon, long term damage done by a ton of carbon dioxide emissions in a given year, requirement of fossil fuel for a country to provide goods and services। social cost of carbon क्या, कार्बन तो किसी भी चीज की कॉस्ट है, जो खरीद रहे हो तो वैसी कॉस्ट है, उस सोसाइटी को क्या मतलब। थर्ड, एफर्ट्स पुट इन बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, ये तो एलिमिनेट ही कर देंगे। फोर्थ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट। लेकिन वो कॉस्ट नहीं है ना, उसको आप मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं ना, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी ओके। आप लोग आज सोचने समझने की शक्तियां सबकी जो है कम हो चुकी है, थक गए, आप लोग कल करेंगे। ठीक है, अब विल कंटिन्यू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, कोई और डाउट नहीं? थैंक यू।